हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग एक कॉमन पेपर ग्लोबल सिटीजनशिप शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको जानकारी होगा, यदि आप बीबीयू के स्टूडेंट हैं या बीबीएम के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को एक कॉमन पेपर पढ़ना है CC6, जिसका कोड है ग्लोबल सिटीजनशिप। अब ग्लोबल सिटीजनशिप पे ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्स में MCQs पूछे जाने हैं। चाहे आप बीबीयू से हैं तो भी आपको MCQs पूछा जाएगा। बीबीएम के सिलेबस में तो लिखा गया है कि आपका सब्जेक्टिव होगा, बट इसको भी बाद में अनाउंस किया गया पेपर के माध्यम से कि इसका भी MCQs आएगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। और आज हम लोग बात करेंगे इस ग्लोबल सिटीजनशिप का यूनिट 1। आपको बता दें कि ग्लोबल सिटीजनशिप में 6-7 यूनिट्स पढ़ने हैं दोनों यूनिवर्सिटी में। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक शासन। हम लोग बाईलैंग्वेज लेकर चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट 40+ MCQs इस यूनिट 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि आप लोग इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स वगैरह है, PDF को भी शेयर करते हैं, तो फिर हम यूनिट 2 भी आप लोगों को करवाएंगे, है ना। वो डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यूनिट 2 भी हम करवाएंगे। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं स्टूडेंट इस यूनिट 1 के क्लास को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, पेशेंसफुली MCQs को तो जरूर ही देखना है आपको, और थ्योरीज को भी पहले समझना है। देखिए यूनिट 1 क्या है स्टूडेंट। यूनिट 1 की अगर हम बात कर लें तो यूनिट 1 कहता है ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। इस ग्लोबल गवर्नेंस को हम समझेंगे, लेकिन छोटा सा पहले हम आपको नोट समझाना चाह रहे हैं, और इस नोट को समझ गए तो फिर ग्लोबल गवर्नेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि इस यूनिट में, इस पेपर में क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको एक वर्ड समझाना चाह रहे हैं, गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस है क्या एक्चुअली में? गवर्नेंस का हिंदी होता है शासन। शासन आखिर है क्या? तो देखिए गवर्नेंस और शासन, शासन का मतलब ये नहीं कि वो सजा देने वाला, शासन का मतलब उसको आप उस तरीके से नहीं लेंगे। गवर्नेंस का मतलब होता है सिंपली कहना कि रूल करना, रूल करना, या फिर नियमों को लगवाने वाला, है ना, या नियमों को लगवाने वाला, लागू करवाने वाला, है ना, या फिर सिस्टम को मैनेज करने वाला, ये होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब सिंपली कह सकते हैं कि वैसा सिस्टम जो नियमों को लागू करवाता हो, सभी से फॉलो करवाता हो, इसी को कहते हैं गवर्नेंस, है ना। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। गवर्नेंस का मतलब कि वैसा सिस्टम जो नियमों को लागू करवाता हो, है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करता हो, ये गवर्नेंस होता है। आपको पता है सबसे छोटा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे छोटा गवर्नेंस कहाँ होता है पता है? हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक फैमिली में भी एक गवर्नेंस होता है। फैमिली, अपना जो फैमिली है, माँ पापा भाई बहन, ये फैमिली है ना। फैमिली में भी एक गवर्नेंस, परिवार में सबसे छोटा गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा एक परिवार में। आप बोलिए ये कैसे भाई? तो आपको पता है कि जब भी परिवार में कोई भी, जैसे नया टीवी खरीदना हो, नया फ्रिज खरीदना हो, या फिर कहीं घूमने जाना हो, या कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले क्या होता है, एक निर्णय लिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे पापा निर्णय ले रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर आम सहमति बनता है, सब लोगों का सहमति होता है, उसके बाद फिर उस पर काम किया जाता है, ठीक। अब ये सबसे छोटा गवर्नेंस अपने फैमिली में देखने को मिलता है। फिर उससे बाद आप आएंगे तो आपको अपने गांव में देखने को मिलेगा कि गांव में गांव पंचायत होता है, फिर वो भी एक गवर्नेंस है ना, वो भी एक सरकार है अपने आप में। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई भी नियम, जैसे कहीं नाली बनवाना हो या कुछ भी करना हो, सबके सहमति से काम होता है, तो एक गवर्नेंस वहाँ पे भी है। इससे और आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे आप झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड में भी गवर्नमेंट है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, इससे पहले भी गवर्नमेंट था, तो वो बात किसी का भी गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट का मतलब कि वैसा संस्था आप बोल सकते हैं, या वैसा सिस्टम जो सारे को मैनेज करता हो, ठीक। अब इसके बाद स्टेट के बाद स्टूडेंट आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि अभी इंडिया में 2 तरीके का सरकार चलता है, एक राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार। और थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें कि जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, जितने भी और मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री और जो भी मंत्री हो गए, इनको बैठने के लिए एक आम सभा करने के लिए, जैसे गांव का सभा कहाँ होता है? ग्राम पंचायत में होता है। जैसे परिवार वाला सरकार का सभा कहाँ होता है? परिवार में, घर में होता है। गांव का सभा पंचायत में होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का सभा कहाँ होता है? विधानसभा में। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका कहाँ होता है? लोकसभा में, दिल्ली में। तो इस तरीके से हमने गवर्नेंस को समझा। अब आपको पता है अब आखिर गवर्नेंस का जरूरत क्या है? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गवर्नेंस का जरूरत क्यों है? तो मैंने क्या बताया
कि किसी भी काम को या किसी भी विकास को करने के लिए, जैसे मान के चला जाए कि गांव में कहीं सड़क बनवाना है, नाली बनवाना है या कुछ भी काम करवाना है, तो उस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ता है गवर्नेंस का। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर सिर्फ आपस में लोग रहेंगे तो 50 लोग के 50 विचार, आपस में कभी वो सहमत हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए गवर्नेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले, जैसे आप बहुत जगह बड़े बड़े सरकारी अस्पताल देखेंगे, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स देखेंगे, सरकारी स्कूल देखेंगे, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, रेलवेज देख रहे हैं। तो ये सब सरकार का काम है कि पब्लिक का जो आम जनता है उसको एक अच्छा सुविधा प्रोवाइड करना, है ना। तो ये तो ठीक है कि अपना स्टेट। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे गांव का एक फिक्स होता है ना, गांव में क्या होता है, एक फिक्स होता है कि हाँ भाई ये मुखिया जी हो गए, अब 5 साल तक ये रहेंगे। स्टेट में भी ठीक होता है, एक फिक्स चीज़ हो जाता है कि हाँ भाई ये मुख्यमंत्री बन गए, हेमंत सोरेन या जो भी है बन गए, अब ये 5 साल तक फिक्स रहेंगे। सेंटर में भी है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो नरेंद्र मोदी 5 साल के लिए फिक्स है कि हाँ भाई ये 5 साल तक रहेंगे। तो ये तो अपना कंट्री के अंदर का बात हो गया कि भाई अपना इंडिया में बात हो रहा है, ये सब इंडिया के अंदर का बात है ये सब, कि भाई जो भी गांव का सरकार हो, स्टेट का सरकार हो, सेंटर का सरकार हो, ये सब इंडिया के अंदर मदद करता है व्यापार करने में, सुविधाओं को और डेवलप करने में, सड़कों को बनाने में, रेलवेज वगैरह में, बहुत जगह ये इंडिया अपना गवर्नमेंट काम कर रहा है। लेकिन समस्या तब आता है जैसे मान के चला जाए अपना यहाँ पे ये कंट्री है और दूसरा कंट्री इधर है कहीं, और हमें इस कंट्री से इस कंट्री में कुछ सामान भेजना हो, तब आता है ज़रूरत पड़ता है वैश्विक शासन का। अब ये वैश्विक शासन क्या है एक्चुअल में थोड़ा सा समझेंगे, पर पहले यहाँ ध्यान दीजिए। मान के चला जाए हमें इस इंडिया से यहाँ पे कुछ सामान बेचने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो भाई इंडिया के अंदर तो अपना इंडियन रुपीज़ चल रहा है, इधर तो कोई दूसरा रुपीज़ चल रहा है। तो आप जो सामान देंगे तो उसके बदले पैसे कैसे हस्तांतरित होंगे, मतलब आप जो सामान देंगे तो फिर पैसा कैसे आएगा, आप कौन सा पैसा लेंगे। अच्छा, दो देश के बीच का जो बाउंड्री डिसाइड हो कि हाँ भाई मेरा कंट्री इधर, आपका कंट्री उधर, ये कौन निर्धारित करेगा। ऐसा ना हो कि रोज़ लड़ाई ही होते रहे, है ना। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मान के चले कि इस पूरे देश में पेट्रोल इस देश से यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो पानी इधर कैसे जाएगा, इधर का इंटरनेट इधर कैसे आएगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैनेज करने के लिए एक गवर्नेंस चाहिए होता है, जो कि ग्लोबल गवर्नेंस कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नेंस का मतलब मैनेज करने वाला सिस्टम बॉडी। तो अब भाई जैसे कि यहाँ पे गांव में तो फिक्स था कि हाँ जी ये मुखिया जी हो गए 5 साल के लिए, यहाँ पे हो गया कि ये ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या आता है कि ग्लोबल गवर्नेंस में कोई फिक्स नहीं होता, है ना। जैसे कि इंडिया में क्या है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, और लेकिन ग्लोबल में कोई सरकार कभी चुना नहीं जाता, है ना। ग्लोबल में क्या होता है, एक टीम बनता है। टीम का मतलब बताएंगे आपको कि टीम का मतलब, जैसे मान चला जाए कि 200 कंट्रीज का एक टीम बन गया, और वो टीम आपस में निर्धारित कर लिए कि हाँ भाई आप ये कंट्री बॉस हो गया, और फिर बाकी थोड़े से इस टाइप के थोड़े लोअर कंट्रीज, और बाकी सब लोग मिल करके एक नियम बनाएंगे, एक रूल बनाएंगे कि हाँ जी जो व्यापार करेंगे डॉलर में पैसा का लेन देन करना है, और बाकी डॉलर को फिर अपने अपने करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी आप देखेंगे कि जैसे अभी अब लोग जो भी व्यापार कर रहे हैं वो डॉलर में करते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, वो क्या करता है, यूनाइटेड नेशन हो गया, जैसे आप अब एक बड़ा नाम सुने होंगे आप लोग, WHO, है ना। WHO क्या करता है, जैसे कि अभी कोविड के समय आप सुन रहे होंगे कि WHO ये बता रहा है कि भाई हाँ चाइना से कोरोना वायरस निकला, या फिर ये हुआ या वो हुआ। तो ये WHO एक्चुअली में है क्या, ये ग्लोबल गवर्नेंस का ही एक रूप है, कह सकते हैं कि ये ग्लोबल गवर्नेंस का ही एक बॉडी है, जो बता रहा था कि हाँ भाई इंडिया में WHO का रिपोर्ट था कि इंडिया में अभी कोरोना वायरस का स्थिति ये है, इंडिया से बाहर नहीं जाइए, इंडिया से अंदर मत आइए, है ना, ताकि विश्व कल्याण, मतलब सभी लोगों का कल्याण के बारे में बात हो सके, डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा सके। तो इस तरीके से काम करता है ग्लोबल गवर्नेंस। हाँ, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस तरीके से स्टेट में, सेंट्रल में फिक्स होता है कि हाँ ये सरकार हो गया, ये अब 5 साल तक रहेगा, ग्लोबल गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि बहुत ऐसा कंट्रीज़ है, जैसे आप नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो अमेरिका का बात ही नहीं मानता। आप एक चीज़ और भी आपने सुना होगा कि जैसे परमाणु परीक्षण वाला केस, कि परमाणु परीक्षण जैसे ज़बरदस्ती वो मतलब नॉर्थ कोरिया करे जा रहा है, उस पर सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि ग्लोबल गवर्नेंस में ये बड़ा समस्या आता है कि कुछ कुछ देश, जैसे चाइना हो गया, वो बात ही नहीं मानता, ये यूनाइटेड नेशन का या बहुत जगह का बात ही नहीं मानता, है ना। तो ऐसा ग्लोबल गवर्नेंस में ये समस्या आता है, लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो
तो अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब ग्लोबल गवर्नेंस का ज़रूरत क्यों पड़ा और कब शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये वर्ल्ड वार 1 का स्थिति है। उस समय ग्लोबल गवर्नेंस नाम का कोई चीज़ नहीं था, कोई बहुत बड़ा टीम नहीं था, लेकिन अपना अपना हित के लिए 1900, यहाँ पे 19 होना चाहिए, 1919 है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये 1994 नहीं है, ये 1919 है, ठीक है, 1919। देखिए हम बता देते हैं, ये 1914 यार, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आपको पता है उसमें 2 पार्टीज थे, 2 पार्टीज में एक था अलायंस पावर और एक था सेंट्रल पावर। अलायंस पावर में देखिए इंडिया भी था। उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो इंडिया मतलब वो ब्रिटेन वाला, ब्रिटिश एम्पायर वाला ही हिस्सा था, ठीक है। उस समय देखिए इंडिया के ये ब्रिटिश कितना कंट्रीज पे था, तो इतने सारे कंट्रीज सोच लीजिए, और इधर इतने सारे कंट्रीज, कितना सारा लॉसेस हुआ होगा। अगर आपको याद हो, शायद आपने देखा हो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत सारे लॉसेस, इतने कैजुअलिटी हुए, इतना नुकसान हुआ था उस समय, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रोड, सड़कें, बहुत सारा जान माल का नुकसान। आप देखेंगे वहाँ पे इस तरीके से क्या स्थिति रहा था, ये आप देखिए कितना, आप समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगता है, और किस तरीके से कितना सारा 1914 से 1918 जो 4 साल प्रथम विश्व युद्ध चला, उसमें कितना सारा नुकसान हुआ होगा। आप और इमेजिन कर सकते हैं। ये भाई साहब को देखिए यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से। अब इसके बाद फिर अभी भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल प्रथम विश्व युद्ध चलने के बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1900। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1939 से 1945 तक, उसमें भी बहुत सारे पार्टीज, जैसे एक था एक्सिस पावर और एक था अलायंस पावर, है ना, तो इसमें भी बहुत सारा कैजुअलिटी हुआ। तो इसी के जस्ट बाद निर्धारित किया गया, और आपको पता होगा कि उस समय परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पर। तो इतना कैजुअलिटी हुआ कि सारे कंट्रीज़ ने मिल करके ये डिसाइड किया कि अब एक ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता है, जो ये निर्धारित कर सके कि बहुत बड़ा युद्ध कभी ना हो, या और भी जो साथ में डेवलपमेंट का काम किया जा सके। तो ऐसा माना जाता है कि 1945 के बाद ही ग्लोबल गवर्नेंस की शुरुआत हुई। फिर आपस में जैसे अभी देखेंगे तो यूएसएसआर जो यहाँ पे था, और हालांकि उस समय वो टूट गया था 1945 में। उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्टीज़ आपस में बन के, जैसे नेटो हो गया, यूएन हो गया, और भी बहुत सारे, मतलब पब्लिक डेवलपमेंट पर काम कर रहा है ताकि अब युद्ध ना हो पाए, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा ग्लोबल गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस। आप देखेंगे कि जब ग्लोबल गवर्नेंस नहीं था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब उसके बाद से फिर ऐसा माना जा रहा है कि 1945 के बाद ही शुरू हुआ है ग्लोबल गवर्नेंस, है ना। ये क्वेश्चन अगर आए कि ग्लोबल गवर्नेंस कब से शुरू माना जाता है, तो 1945 के बाद। उसके बाद से आप एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा मिल सकता है कि वैश्विक शासन से आप क्या समझते हैं। तो वैश्विक शासन का मतलब क्या हो रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि आपका क्वेश्चन जो होगा वो MCQs आने हैं, तो फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। देखिए इसको, वैश्विक शासन का मतलब क्या जी, लास्ट यहाँ से देखिए। वैश्विक शासन संस्थानों और नियमों प्रक्रियाओं का एक समूह के माध्यम से कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सीमा पार के मुद्दों, ध्यान दीजिएगा, कंट्री के अंदर का नहीं, सीमा पार के मुद्दों जैसे राजनीतिक संबंध, व्यापार, वित्तीय लेन देन, प्रवासन और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके मोटे तौर पर परिभाषित, ये सब आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। जितना आप समझेंगे इन सब चीज़ों को MCQs में, उतना बेनिफिट होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या कोई वैश्विक शासन है, जैसा कि मैंने बताया कि वैश्विक शासन कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि हमारे देश में क्या है, अभी मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी है ना। अब बात करेंगे शिक्षा मंत्री सेंटर का, या तो वो फिक्स है, लेकिन वैश्विक शासन नाम का कोई चीज़ है नहीं। कोई देखिए यहाँ पे लिखा हो, जैसा कि कोई वैश्विक सरकार नहीं है ना। वैश्विक का कोई सरकार नहीं चलता है, लेकिन वो टीम मिला करके काम करते हैं, उसी को हम लोग वैश्विक शासन कहते हैं। नेक्स्ट आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, देखिए एक सेकंड बस, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए वैश्विक शासन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं जी। तो वैश्विक शासन के यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ एक यूनाइटेड नेशन, ये भी एक एग्जाम्पल है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है, काम करता है इस चीज़ पर। अरे यार यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, हाँ चलिए। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, एक वैश्विक शासन का काम करता है। यूनाइटेड नेशन जैसे अभी देखेंगे कश्मीर मुद्दा हो गया अपना इंडिया का, या फिर और भी बहुत से 2 कंट्री जहाँ आपस में लड़ रहे हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आपको पता है यूक्रेन
बहुत छोटा सा कंट्री, और रसिया क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है ना, एटॉमिक पावर है, लेकिन फिर भी वो उतने दिन से रसिया से लड़ पा रहा है। उसका ये भी रीज़न है कि बहुत सारे सैंक्शंस रसिया पे लगाए जा रहे हैं कि आप बड़ा हमला नहीं कर सकते, परमाणु अटैक नहीं कर सकते, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो यूनाइटेड नेशन का भी वहाँ पे बहुत सारा रोल रहता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व व्यापार संगठन। फिर और भी आप बात करेंगे, जैसे एक नेटो हो गया है ना, फिर और भी आप देखेंगे बहुत सारी, ये सारे जो आप जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री, जैसे अभी हाल ही में श्रीलंका बैंक करप्ट होने वाला था, जैसे पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला था, तो उस सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह भी मिलता है कंट्रीज़ को, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपसे यहाँ पे पता है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ। आप ये बताइए कि WTO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, WHO कब इस्टेब्लिश हुआ, नेटो से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट, उन क्वेश्चंस को हम लोग, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ MCQs वगैरह, है ना। MCQs के लिए हम बता दें आपको DMA गेस पेपर के बारे में। भाई DMA गेस पेपर अभी तो इससे पहले तक मैथमेटिक्स के लिए था, जिसमें आपको ना मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स के हर एक क्वेश्चंस जो गेस पेपर में है उसके वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो जरूर धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाएंगे ना तो PDF आपको मिल जाएगा। और PDF भी कैसा कि आप जाएंगे PDF में, जैसे क्वेश्चन के बगल में QR है, या तो QR को स्कैन कर लीजिए या QR को क्लिक करेंगे तो वीडियो सॉल्यूशंस। बहुत मजेदार गेस पेपर है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इसी गेस पेपर में हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप को देखने वाले हैं जी। चलिए, तो ये बता दें कि ग्लोबल सिटीजनशिप BA BSc BCom किसी का भी हो सेमेस्टर 2 में उनको पढ़ना है जी, ठीक है। और हाँ, आप लोग इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर्स के होंगे। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स है, यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 7 यूनिट्स है आपको यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आज हम लोग यूनिट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिएगा सिलेबस में। हम सीधा आपको MCQs पर लेके चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा हम इस पेन को ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, कि इन विच ईयर G20 ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, किस वर्ष G20 संगठन की स्थापना हुई थी, है ना। तो G20 संगठन का किस वर्ष स्थापना हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर है 1999, ठीक है जी। चलिए, तो 1999 इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, G7 संगठन की स्थापना कब हुई। वहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, G20, ठीक है ना। यहाँ पे G20 है और यहाँ पे क्या है, G7 ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिश कब हुआ था, G7 संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975। तो ये सब ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, कौन सा देश। ये इस बार होना चाहिए, 2023 यहाँ पे मिस है क्वेश्चन में, कि 2023 में कौन सा देश कर रहा है सब। तो भाई अभी आपको ने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि ये इंडिया कर रहा है अपना, है ना, इस बार, और वो खत्म भी हो चुका है, तो इंडिया कर रहा था इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन आएंगे, तो क्या भारत G7 राष्ट्रों का सदस्य है, बिल्कुल नहीं। तो ये अपना हो गया फॉल्स, कि G7 जो अपना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें G7 में भारत सदस्य नहीं है। तो अब एक सवाल आ सकता है कि सर कौन कौन है बता दीजिए। तो देखिए आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी, अतिरिक्त जानकारी लिखा गया, G7 के देश जापान, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और इटली है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे स्टूडेंट। अच्छा हाँ जी, इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा, धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड के सदस्य देश है। क्वाड एक 4 देश का ग्रुप है जिसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। अभी हाल ही कुछ समय पहले क्वाड का शिखर सम्मेलन और फिर प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं ये लोग, सेना वाला। तो इस तरीके से आप देखिए क्वाड में 4 देश है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना। UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला जब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा किसका निकाय है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अपना स्टेट में क्या होता है, विधानसभा, सेंटर पे कहाँ बैठते हैं सब लोग, लोकसभा में। उस तरीके से जो UN वाले होते हैं ना, UN वाले कहाँ बैठते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। तो वो किसका निकाय है, तो भाई UN का है वो।
जैसे आपसे पूछ देते हैं विधानसभा किससे संबंध रखता है, तो राज्य सरकार से। लोकसभा किससे संबंध रखता है, तो केंद्र सरकार से। उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा किसका मुख्य निकाय है, तो यूएन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना, तो इसका है ट्राइगवे ले, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, आप तो ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय विश्व व्यापार संगठन WTO, इसको WTO भी शॉर्ट में बोलते हैं, की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो क्या है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, है ना, 1945 के बाद से ही मानी जाती है कि इसके बाद से सब लोग एक समूह बना करके काम करने लगे और तब से कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, कोई विश्व युद्ध के जैसा ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मतलब हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए विश्व युद्ध के अंत में विजयी मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई? भाई जब प्रथम विश्व युद्ध के अंत में भी कुछ संगठन का स्थापना किया जाता, तो वो कौन सा था जी? तो राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा समझ रहे, वो जनरल असेंबली वाला, तो कितने देश हैं? तो 193। और आपको पता है यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा है 193, मतलब हाल ही में कौन जुड़ा है? साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान जुड़ा है 193वां देश के रूप में। अच्छा, अब आते हैं आगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? भाई इसका मतलब वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में व्यापार भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी आता है, कि युद्ध ना होने पाए, सीमा समझौता, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता और विकास कार्यों में मदद करता है? वर्ल्ड बैंक, है ना, वित्तीय सहायता। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होगा? फाइनेंशियल एड, है ना, तो ये आपके यहाँ वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में आएंगे, तो राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन में मुख्य नियंत्रण के मुद्दों पर कौन से संगठन कार्य करते हैं? देखिए राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन में मुख्य नियंत्रण के मुद्दों पर कौन सा संगठन कार्य करता है? तो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ध्यान रखना है इस चीज का। और आते हैं आगे, अब क्वेश्चन क्या है जी, देखिए कि वैश्विक शासन का सटीक परिभाषा या अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये सामूहिक समझौता यह उन संस्थानों का संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं का व्यवहार का समन्वय करती है, सहयोग की सुविधा देती है, विवादों को हल करती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद में कितने देश की सदस्यता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश की ये है। इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, यूके, यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना। ठीक है जी, आते हैं अब आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो वैश्विक शासन निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे शामिल है? चिकित्सा स्तर के मुद्दे WHO देखता है, सैन्य स्तर के मुद्दे नेटो या और भी यूएन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये सब का सब तो वैश्विक शासन के ही मुद्दे हैं। तो जिसे हम यहाँ पे लिखा गया है ऑल ऑफ दिस, तो ये सब के सब वैश्विक शासन के ही मुद्दे हैं। अच्छा, वैश्विक शासन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक शासन के क्षेत्र में सबसे पहले किसका स्थापना किया था? यूनाइटेड नेशन का, WHO का, WTO का, या फिर जनरल असेंबली का, है ना, यूएन जनरल असेंबली। तो आंसर होगा आपका यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बाद ही वो सब किया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में सोवियत सैन्य उपस्थित के लिए एक सैन्य प्रतिकार के रूप में स्थापित किस संगठन ने 2001 में रूस के साथ नियंत्रण और आतंकवाद को दूर करने के लिए एक सहकारी संबंध बनाया? तो वो था नेटो, है ना। नेटो क्या था कि जब USSR टूटा था तो उसके बाद बाकी मुद्दों को हल करने के लिए, मतलब और युद्ध ना हो उसके लिए, आपको पता है जैसे कभी क्या होता है कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उससे लोग नहीं लड़ते, तो नेटो का भी कुछ मेन टारगेट, मेन पर्पस यही है कि कुछ इस तरीके से गुट बना लेना ताकि कहीं पे युद्ध वगैरह का स्थिति ही ना बने, है ना। तो वही चीज़ ये था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 20वीं शताब्दी में स्थापित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था जिसका दायरा और सदस्यता विश्वव्यापी था?
तो ये था यूएन, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर का मुद्दा है? जैसे कि ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के सब तो आपके ग्लोबल इशूज़ ही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो अपना आज़ादी से 1 साल बाद। 2 क्वेश्चन याद हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1947 में, और फिर WHO, देखिए WTO 47 में, WHO 48 में, ऐसे स्थापना हुआ था दोनों। आगे पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में कौन बने हैं उनके प्रमुख, है ना, या जिसको हम बोल सकते हैं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय के प्रमुख ही WTO के भी प्रमुख कहलाते हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का आयोजन कौन करता है? तो UN जनरली असेंबली सेक्रेटरी, है ना। तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सचिवालय ही डिसाइड करता है कि कब इसका सभा होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता किसे मिलेगी? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा मतदान होता है कि ये संगठन का सदस्यता किसको देना चाहिए। जैसे मान के चला जाए कोई नया कंट्री इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो उस नए देश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्यता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो पहले से है वे लोग वोट करके बताते हैं, वे लोग वोट करके डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो विश्व बैंक की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? तो ब्रेंट्स वुड्स सम्मेलन के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के विकसित देशों को वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल, क्या कहते हैं, असिस्टेंस कह सकते हैं। तो किसके द्वारा मिलता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, है ना। जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान को मिला था इसका वर्ल्ड बैंक से कर्ज मिला था, तो उसको वित्तीय सहायता ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे जब आप आएंगे, तो अगला क्वेश्चन है 1972 में पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, है ना। तो रियो डे जनेरिया, ये एक जगह का नाम है, यहाँ पे सबसे पहला आयोजन किया गया था। और किस मुद्दे पर? तो पर्यावरणीय मुद्दों पर, है ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शासन का प्रमुख है? अब जनरली यहाँ पे अभी ऐसा मैंने बताया था कि कोई सरकार तो नहीं है, लेकिन वैश्विक शासन का प्रमुख UN को, USA को ही माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को ही माना जाता है। ठीक है, आप आंसर क्वेश्चन है तो आप USA को ही आंसर करेंगे, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ, अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के किस सम्मेलन में मित्र देशों के नेता जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियों से बिना शर्त आत्मसमर्पण के मांग करने पर सहमत हुए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसाल्बा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शासन के संबंध में विकसित देशों में नए नियम किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? WTO के द्वारा। वैश्विक शासन के संबंध में विकसित देशों में नए नियम, विकसित देशों में नए नियम किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? WTO के द्वारा। अब यहाँ पे आइए, वैश्विक शासन में विकसित और विकासशील देशों को भी बैठक का आयोजन करता है कौन? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। जैसे वैश्विक शासन में विकसित और विकासशील, जैसे अभी हम लोग को इंडिया क्या माना जाता है कि विकासशील देश है, और जनरली ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका या रसिया ये सब डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश हैं। तो इनके बीच जो बैठक का आयोजन कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आएंगे, तो वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता क्या है ना। विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये ध्यान रखना है आपको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि युद्ध वगैरह जो है वो ना हो, विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका काम है। हालांकि फिर भी अभी एक युद्ध चल रहा है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई एक फिक्स तो गवर्नमेंट्स है नहीं, इसलिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कहते हैं कि हम आपका बात नहीं मानेंगे। जैसे कि अभी रसिया देख लीजिए, फिर रसिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, तो वो भी एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आप, तो यहाँ पे है कि कौन से संगठन राष्ट्रीय संपत्ति के मुद्दों पर कार्य करते हैं? राष्ट्रीय संपत्ति के मुद्दों पर कार्य करते हैं और वैश्विक शासन के सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण करते हैं। तो UN जनरल असेंबली। 37 आप देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे वैश्विक स्तर पर शासन क्यों बहुत आवश्यक है? बहुत सारा, जैसे युद्ध की स्थिति से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए, उन देशों की मदद करना जो कम विकसित हैं। तो यहाँ पे आंसर सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर आतंकवादी हमले के बाद 2001 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आत्मरक्षा खंड को पहली बार लागू किया गया? नेटो को, है ना। तो ये 2001 के बाद लागू किया गया था, नेटो का स्थापना भी उसी समय समझिए। देखिए, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और विनाशकारी व्यापार नीतियों को खत्म करने के लिए 20वीं शताब्दी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 20वीं शताब्दी मतलब 1900 वाला इस टाइम चल रहा होगा, तो WTO का 1948 में स्थापना किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद और आगे आएंगे आप, तो यहाँ पे एक 40 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह को कभी कभी ब्लू हेलमेट कहा जाता है ना? तो UNPT है ना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, है ना। कीपिंग फोर्स यहाँ पे बोला जाता है, ट्रूप्स भी बोला जाता है ना। चलिए, तो ये इस तरीके से हमारा 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और बाकी आप सबको जानकारी दे दे कि भाई धनबाद मैथ्स अकेडमी जो है BSc मैथमेटिक्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आप अगर VBU से हैं, हजारीबाग से, कोडरमा से और कहीं से भी हैं, तो आप मैथमेटिक्स मेजर पेपर के लिए, मैथमेटिक्स IRC पेपर अगर आपका है, तो आप धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और BSc ही नहीं बल्कि MSc के मैथमेटिक्स के भी क्लासेस चलते हैं, तो आप ज़रूर एक बार हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। बाकी इसका PDF, इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के PDF पाने के लिए धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा।